आज की शुरुआत में कुछ इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो जाएं तो फिर बोलेगा कौन। हुकूमत के ख़िलाफ़ भारत में आजकल बोलना कुछ ऐसा ही है। अगर कोई कुछ सच बोल दे, जिसको बिटर ट्रूथ कहा जाता है, कड़वा सच कहा जाता है, अगर बोल दे तो वो जल्द ही जेल रसीद कर दिया जाएगा। ज़ुबैर के मामले में, जो कि ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर है, सबने देख लिया, लेकिन शुक्र है, गनीमत है कि इंसाफ ज़िंदा है, अदालतें ज़िंदा हैं और जो जजेज़ हैं वो कम अज़ कम हालात हाज़िरा पर नज़र रखे हुए हैं और बिना किसी दबाव के हम ये भी देख रहे हैं कि अदालतें बहुत हद तक फ़ैसले दे रही हैं। चाहे अब शिवसेना की बात करें, संजय राउत की, या फिर ईडी के ज़रिए समन किए जा रहे राहुल गांधी की हो, सोनिया गांधी की हो, या फिर और जगह जगह छापामारी और दूसरे मामलात। राजधानी दिल्ली की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी को जिस तरह घेरने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ऊपर, या फिर सत्येंद्र जैन जो कि अभी भी ईडी की ही हिरासत में, हालांकि ज़ेरे इलाज हैं अस्पताल में, लेकिन जो कुछ हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। और उसके अलावा जिस तरीके के मामलात मुंबई में बने, शिवसेना जिस तरह सरकार बनाकर बैठी थी और फ़िलहाल वो अब सत्ता से कोसों दूर हो गई, वो भी सब लोगों ने देख लिया। ऐसे ही कमोवेश पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के इसी तरह के हालात हैं। या इसी बात को अगर आसान शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो जो सच बोलेगा वो जल्द जेल हो लेगा, यानी जो सच्चाई सामने लाएगा वो जल्द जेल रसीद कर दिया जाएगा। अब जो डर जाएंगे वो बैठ जाएंगे, लेकिन जिन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, जिन्हें न्यायालय पर पूरी उम्मीद है, और जो नहीं डरते तानाशाही से, जो सिर्फ़ और सिर्फ भारत के संविधान पर यकीन रखते हैं, वो एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाने को तैयार हैं, वो नहीं डरेंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ नुपुर शर्मा के उस टेलीविज़न डिबेट में जिससे तनाज़ा शुरू हुआ था, और उसमें तस्लीम रहमानी साहब खुद पार्टिसिपेंट थे, उस डिबेट में शामिल थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारी की तलवार तस्लीम रहमानी के सिर पर भी अब लटक रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं तस्लीम रहमानी। तस्लीम साहब, हिंदुस्तान लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि एक मरतबा फिर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आप नुपुर शर्मा के साथ उस डिबेट में मौजूद थे और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जो तलवार है वो भी आपके सिर पर लटकी हुई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए, अरेस्टिंग को लेके तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, और मैं सच बोलता हूँ, और जब भी जहाँ ज़रूरी होता है सच का बोलना खुले दिल से बोलता हूँ। और डरने के लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह से के अलावा किसी से भी किसी को डरना नहीं चाहिए। हाँ, गलत काम भी किसी को नहीं करना चाहिए और गलत बात भी किसी को नहीं बोलनी चाहिए। जहाँ तक स्टैंड का ताल्लुक है, मैं चूँकि फ्रेम में हूँ इसलिए लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन मालूम किसी को नहीं है। 26 मिनट की वो डिबेट थी, सिर्फ आधे मिनट का 30 सेकंड का क्लिप लोगों ने देखा है। एक दूसरा क्लिप किसी ने बनाया, वो भी 1 ही मिनट का क्लिप है। तो उसको देख के लोग ये फैसला कर रहे हैं फ्रेम में मुझे कि मैं उसमें 6 पैनलिस्ट थे, अकेले मैं नहीं था। तो किसी ने भी डेरोगेटरी बात बोली नहीं है सच। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि 3 डिबेट्स हुई उस दिन। एक शाम को 5 बजे हुई न्यूज़ 24 पे उसी दिन मानक के शो में, दूसरी डिबेट रिपब्लिक भारत पे जो हिंदी का है 7 बजे वहाँ पर हुई, जिसमें मैं मौजूद ही नहीं था। तीनों में एक ही लहजा और एक ही अल्फाज उन्होंने बोले हैं। तो ये प्रोवोकेशन का नतीजा नहीं हो सकता, ये एक प्लान्ड और मतलब एक इंटेंशनल आउटब्रस्ट था। मैं इसे कहता हूँ कि इंटेंशनल आउट, और ये रीज़न है कि जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो डिबेट्स रही होंगी, पुलिस ने भी वो डिबेट्स मांगी होंगी, सबने देखा होगा, उसके बाद देख लिया होगा क्या सच है क्या गलत है। इसलिए मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। मैं तो उस वक्त बात भी नहीं कर रहा था नूपुर से, मैं तो रतन शारदा से मुखातिब था जो आरएसएस के इंक्लिनेशन रखते हैं। वो एक कंट्रोवर्शियल बात कह रहे थे, उसका जवाब दे रहा था। नाविका कुमार जो उस शो को एंकर कर रही थी, उनका इंस्टिगेटिंग जो हमेशा से एटीट्यूड रहता है वही उस दिन भी था। और उससे अगर इंस्टिगेशन की बात है तो नाविका कुमार से पूछिए कि वो क्या इंस्टिगेशन कर रही थी।
तो मैं बहरहाल मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और मैं इस किस्म के ट्रेंड से मुतासिर भी नहीं होता। लोगों ने बग़ैर देखे बग़ैर समझे सिर्फ मुझे फ्रेम में देख के ऐसा बोलना शुरू किया तो ठीक है, लोग जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उसको देख लिया होगा। वो अगर मेरा गलत कुछ है तो वो कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, 1 मिनट को स्टैंड नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर कि कोर्ट उसको देख चुका है, तभी सुप्रीम कोर्ट का इतनी बड़ी टिप्पणी आई है। कोर्ट भी बगैर एविडेंस के कोई बात नहीं करते हैं। और जो लोग कोर्ट को कह रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेफ नहीं रहे इस मुल्क में, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों के बारे में पहले था कि उन्होंने अदालतों के जजेस को धमकियां दी, वो गलत था। अब तो अवामी तौर पर अदालतों के जजेस को धमकियां दी जा रही हैं। और खुद उन एक जज साहब ने तो एक पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर ये बात कह दी कि आप अगर अवामी सतह पर ट्रोल करेंगे इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो ये डेमोक्रेसी को हर्ट करने के मुतरादिफ है। मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ों पे अवाम के दरमियान चीज़ें ना लाई जाएं, पर्टिकुलरली जैसे सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा है, उस मर्यादा को इस तरीके से ख़राब करने का काम अवामी सतह पर जो लोग कर रहे हैं उन्हें इससे बाज आना चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम और जजेस का एहतराम उसको बरकरार रखे और इस किस्म की ट्रोलिंग को ये गलत ट्रोलिंग है, होनी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल मेरे बारे में जो ट्रोलिंग हो रही है वो नासमझी और लाइल्मी का नतीजा है। लोगों को कुछ मालूम नहीं है इसलिए ये बात कर रहे हैं। और ये बात तो कोई नहीं जानता कि उस दिन 3 डिबेट्स इसी मौजू पर हुई, यानी ज्ञान वापी के, और तीनों डिबेट्स में नूपुर ने विदाउट इंटेंशन यही जुमला जो टाइम्स नाउ पे बोला, न्यूज़ 24 पे भी बोले और रिपब्लिक भारत पे भी बोले। कोर्ट अपना काम करेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। हमको पूरा यकीन है कि कोर्ट इस मामले में जो कहा है तो जब केस सामने जाएगा तो उस हिसाब से फैसले भी होंगे। चलिए, तो तस्लीम साहब ये बात तो हो गई और आपने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं डरता और कानून की और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट की जो आप तमाम बात बता रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अब जब जजेस के ऊपर टिप्पणी होने लगी, पर्सनली जजेस ट्रोल होने लगे, इन तमाम बातों के अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी मुझे नज़र आ रहा है और आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन चीज़ों से मैं घबराता या डरता नहीं। उसके अलावा आपने ये भी बताया कि एक नहीं, उस दिन 3 चैनल्स के ऊपर डिबेट हुई थी। अब एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर गिरफ्तारी को लेकर के तो ट्रोलिंग भी शुरू हो गई, उधर जज साहब के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज पर लोगों ने टिप्पणियाँ पर्सनली करना शुरू कर दिया कि उनको भी पब्लिक डोमेन में आकर बोलना पड़ा। अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी फ़िलहाल अमल में नहीं लाई गई। क्या कहना है आपका? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। इसका जवाब देने की जिम्मेदारी उनकी है। मैंने इसीलिए कहा सवाल भी उन्हीं से करना चाहिए जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। तस्लीम साहब, अदालतों के ऊपर टिप्पणी की जा रही है कि अदालतें मुसलमान हो गई, शरीयत से चल रही हैं अदालतें, और जजेस जो हैं वो बजाय संविधान के, भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ना चल करके शरीयत को अपना रही हैं। कुछ इस तरीके की भी बात है। क्या ये बात है, अदालतें मुसलमान हो गई हैं? बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। ये तक कहा गया कि शरिया से चल रही है अदालत, ये तो बहुत ही गलत बात है। और उसी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूएस में खड़े होकर कहा, और ये जज साहब ने, परदीवाला साहब ने भी यहाँ मुल्क में खड़े होकर कहा कि हमारे पेश नज़र सियासी जमातें, हुकूमतें नहीं हैं, हमारे पेश नज़र मुल्क का आइन है। और ये बात सही है। और अगर आइन की पासदारी कोर्ट से जजेस नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का जो 3rd लार्जेस्ट पिलर है, मजबूत तरीन, जो अभी किसी हद तक, काफ़ी हद तक बरकरार है, उसको भी आप नुकसान पहुंचा देना चाहते हैं। तो कोर्ट को हिंदू और मुसलमान, एक साहब कोई वहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, कोई इंजीनियर साहब हैं, वो मौलवी का भेष बना के बैठे हुए, वो ये बात ये बोल रहे हैं कि इस केस को हिंदू और मुसलमान से नहीं, किसी गोरे, पता नहीं किस गोरे के की वो बात करते हैं, गोरों पे उनका क्यों इतना भरोसा है। हमने तो गोरों की गुलामी से निजात हासिल कर ली थी 75 साल पहले, लेकिन वो अभी तक शायद गोरों की गुलामी में। मैं किसी गोरे की अदालत में जाने से पहले ये मुझे पूरा एतबार और यकीन अपने मुल्क के उस हिंदू जज के ऊपर है जो इंसाफ के मुताबिक फैसले करता है, बजाय इसके कि मैं किसी गोरे के पास जाऊँ। इंतहाई किस्म की ये हमारे मुल्क के जुडिशल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उस इंजीनियर ने भी खड़ा किया। और हमारे मुल्क में ये लोग जो कह रहे हैं कि शरिया आ गया सुप्रीम कोर्ट में, बहुत गलत बात है, इसकी काबिल मजम्मत है, इसको बहुत बुरे तौर पर देखना चाहिए और जमहूरियत की दुश्मनी के मुतरादिफ इसे समझना चाहिए। चलिए तस्लीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ
जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। साथ ही ये भी कहूँगा कि भारत के संविधान पर हमको सबको पूरा यकीन है, हमें पूरा एतमाद है, लेकिन इस एतमाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत को किसी भी तरीके की दखलंदाजी अदालतों के ऊपर, जजेस के ऊपर, उनके फ़ैसलों के ऊपर और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं करनी चाहिए, कोई दबाव तक नहीं बनाना चाहिए। अलावा उसके जो कोई साफ़ बात अगर कहता है तो उसको डरना नहीं चाहिए, ना जेल से और ना ही किसी खेल से। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डर गया तो वो उस जालिम हुकूमतों के ज़रिए मर गया जो ये दिखाने की कोशिशें कर रही हैं अगर तुमने कुछ बोल दिया तो जेल में डाल दिए जाओगे, सच्चाई जनता के सामने ले आए तो फिर जेल दिखा दिए जाओगे। इन चीज़ों से घबराने की, डरने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। और जैसे तस्लीम साहब ने कहा कि मैं इस बात को तो बहुत हंसी में उड़ाता हूँ कि मेरे ऊपर गिरफ़्तारी की जो बात की जा रही है, मुझे गिरफ़्तार करने की बात की जा रही है, उससे मैं कतई न घबराता हूँ न डरता हूँ, क्योंकि मैं संविधान पर यकीन रखता हूँ। आप सब हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।